क्योंकि च्यूइंग ट्यूब में ना टेक्सचर्स भी होते हैं, उसमें नॉबी टेक्सचर जिनको बोलते हैं, तो उसे दोनों चीज़ें मिल रही है। उसकी मसल्स है वो भी स्ट्रांग हो रही है, प्लस उसे टेक्सचर भी मिल रहा है। जैसे कि पहले हमने एप्पल दिया, एप्पल के बाद गाजर दी, या हमने खीरा दिया, और उसके बाद हमने चीकू दिया। हर सब्जी का अपना टेस्ट होगा। आलू की सब्जी का अलग टेस्ट आएगा, भिंडी की सब्जी का अलग टेस्ट आएगा। तो हम, क्योंकि आलू की सब्जी का सबसे कम टेस्ट होता है, तो हम सबसे पहले आलू से ही स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे माँ बाप की एक कॉमन शिकायत की जो ऑटिज्म के बच्चों में होती है कि वो खाना ठीक से नहीं खाते। बट इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कि बहुत ज़्यादा खाते हैं और कईयों का वेट बहुत बढ़ जाता है, और कई लोग बहुत ही ज़्यादा चूज़ी होते हैं और कुछ ही चीज़ें खाते हैं और कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं खाते, बल्कि रोना धोना मच जाता है। तो ये जो इश्यूज़ हैं, ये दोनों इशू सेटल हो सकते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी से। इसमें थेरेपी सेशंस में क्या करता है या घर पे क्या वो मदद कर सकते हैं अपने बच्चे की, इसके बारे में जानेंगे एक्सपर्ट रितिका दीपन जी से, जो कि हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। तो रितिका जी बताइए, ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चे तो ज़्यादा ही खा लेते हैं और कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं खाते या कुछ ही चीज़ें खाते हैं? तो जब ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं तो हम उनकी कैसे मदद करें थेरेपी सेशंस में या फिर घर में। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक ब्रशेज़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ब्रश जो होता है वो नॉर्मल ब्रश जैसा ही होता है, बस उसके अंदर वाइब्रेशन होती है। उसमें एक सेंसेशन और बढ़ गई, मतलब टच के अलावा वाइब्रेशन भी मिल गया। बिल्कुल। तो जब हम ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रश बच्चे को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उससे उसकी जो मसल्स होती है वो काम डाउन होती है। उसे जो सेंसेशन मिल रही है उससे बच्चे का एक तो डर ख़त्म हो जाता है कि ये मतलब जो टच जो उसे मिल रहा है वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है उसके लिए। इस ब्रश को कराने का कोई स्पेशल तरीका होता है या नॉर्मल ब्रश की तरह ही वैसे करना पड़ता है? जब हम इलेक्ट्रॉनिक ब्रश बच्चे के साथ यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हम बाहर ही यूज़ करते हैं। लाइक हम जो माउथ का जो एरिया है उसी के आसपास हम बच्चे को टच कराएंगे, डायरेक्टली अंदर नहीं डालेंगे, जिससे वो बहुत परेशान भी हो सकता है और हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो हमें लगाने ही ना दे। तो सबसे पहले हम बाहर ही करेंगे। जब बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब सीधा ऐसा ना हो कि वीडियो देखते ही लोग ब्रश खरीद लाएं और सीधा ब्रश मुंह में डाल दें। हाँ, और बच्चा पहले से भी कम खाना शुरू कर दे। हाँ बिल्कुल, मतलब उसके मन में डर बैठ जाए और टेक्सचर्स के लिए। तो सबसे पहले ब्रश हम बाहर ही करेंगे, यानी कि बस टच करेंगे उसे, वो बाहर ही सेंसेशन मिल जाएगी जो वाइब्रेशन उसको चाहिए। फिर हम धीरे धीरे ब्रश उसके अंदर, यानी कि जो हमारी ये वाली जो मसल्स होती है चीक वाली, इसमें हम स्लोली सर्कुलर मोशंस में ब्रश करेंगे, जिससे कि उसकी ये जो मसल्स है वो एक्टिवेट हो जाएं। बाहर वाली भी सर, अंदर में ना इस साइड वाली, जैसे अंदर हमने ब्रश डाला तो ये हम इस तरीके से करेंगे। पर शुरुआत तो हम बाहर से करेंगे ना? बाहर से करेंगे ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए, उसको जब भी डर लगे तो हम साइड में कर सकते हैं। हाँ। तो जब हम अंदर ब्रशिंग करेंगे तो अब हम अंदर की साइड से चीक पे ब्रश कर रहे हैं, और फिर धीरे धीरे उसके टीथ पे हम जाएंगे, और नॉर्मल ब्रश की तरह हम ऐसे स्ट्रोक्स नहीं करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएंगे और ऊपर भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएंगे। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक ब्रश यूज़ करते हैं। तो मैं एक जानना चाहूँगा, एक सवाल जो पेरेंट्स के मन में भी आ रहा होगा। तो रितिका जी, ये कितने सेशंस में जो है हम यहाँ पे टच करते हुए, यहाँ टच करते हुए, अंदर जाते हुए, ये सब कितने सेशंस लग जाते हैं कि बच्चा कंफर्टेबल हो पाए एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रश के साथ? क्या ये बच्चे टू बच्चा वेरी भी करता है या सभी के साथ लगभग एक ही जैसा रहता है? सर, ये बच्चे टू बच्चा वेरी करता है। कोई बच्चा 2 सेशंस में ही कंफर्टेबल हो जाएगा, और किसी बच्चे को 12 सेशन यानी कि 1 महीना भी लग सकता है। तो बच्चे टू बच्चा वेरी करता है। इसका मतलब ये है बच्चे टू बच्चा वेरी करता है, क्योंकि नॉर्मली ऑक्यूपेशन थेरेपी के एक हफ्ते में 3 सेशन होते हैं, तो 1 महीने में 12 सेशन होते हैं। तो कहीं तो 2 ही सेशंस में जो है उनकी ब्रशिंग वाली प्रॉब्लम, मतलब ब्रश से जो सेंसेशन वाली इशू है वो सेटल हो जाएगा, तो उनको खाना खाने में और च्यू करने में मदद मिल जाएगी। और कुछ को 1 महीना या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। ओके। तो इसके बाद हम च्यूइंग ट्यूब्स का यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, क्योंकि बच्चे की च्यूइंग इम्प्रॉपर है तो हम उसकी च्यूइंग, यानी कि मतलब चबाना, जो हम चबाने वाली मसल्स का जो हम यूज़ करते हैं, उन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या एक्टिवेट करने के लिए हम च्यूइंग ट्यूब का यूज़ करते हैं। तो जब हम च्यूइंग ट्यूब अंदर डालेंगे और बच्चा अपने टीथ से उसे च्यू करेगा, चबाएगा। बिल्कुल, जैसे बच्चे के दांत निकलते हैं तब भी उसको वो टीथ कर देते हैं। हाँ।
तो वही कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है, क्योंकि च्यूइंग ट्यूब में ना टेक्सचर्स भी होते हैं, उसमें नॉबी टेक्सचर जिनको बोलते हैं, तो उसे दोनों चीज़ें मिल रही है, उसकी जो मसल्स है वो भी स्ट्रांग हो रही है, प्लस उसे टेक्सचर भी मिल रहा है। जैसे कि ब्रश में वाइब्रेशन भी मिल रही थी और ब्रशिंग भी मिल रही थी, उसी तरह ट्यूब में भी सेंसेशन भी मिल रही है और टेक्सचर भी मिल रहा है। इस तरीके से जो उसकी ओरल सेंसिटिविटी है वो काफ़ी हद तक काम डाउन हो जाती है। मतलब जो बच्चा पहले नहीं खा पा रहा था क्योंकि उसको बहुत सारी सेंसेशंस महसूस हो रही थी, वो सेंसेशंस अब थोड़ी कम हो जाएंगी, वो कंफर्टेबल हो जाएगा, उसका डर जो है वो निकल जाएगा। तो धीरे धीरे वो जो चीज़ें नहीं खाता था, जैसे सेब, अब मैं ये तो नहीं चाहूँगा कि बच्चा जो है वो क्रंची चीज़ों में कुरकुरे खाए या चिप्स खाए, लेकिन एटलीस्ट वो सेब खाए, खीरा खाए, गाजर खाए, इस तरीके की चीज़ें खाए, और सब्जियां खाए, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल, वो भी रोटी के साथ। और सर इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि ना, मतलब बहुत जल्दी बच्चे को एक्सपोजर ना दें, क्योंकि जैसे हमने सेशंस में देखा है, अगर एक दिन हम बच्चे को एप्पल खिला रहे हैं तो दूसरे दिन वो कोई और मतलब चीकू ले आएंगे या मतलब कोई और फ्रूट ले आएंगे। तो पहले बच्चा एक फूड के साथ कंफर्टेबल हो जाए, फिर हम उसे नेक्स्ट जो टारगेट है हमारा वो इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरीके से बच्चे के साथ हम काम करेंगे। इसका मतलब ये है कि अक्सर जैसे हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, हम चाहते हैं कि फटाफट ही बच्चे नंबर ले आएँ। अब एक फ्रूट खाना शुरू किया है तो 5-6 इकट्ठे खाना शुरू कर दें, उसमें हमें थोड़ी तसल्ली रखनी पड़ेगी कि पहले हमने एप्पल दिया, एप्पल के बाद गाजर दी, या हमने खीरा दिया, और उसके बाद हमने चीकू दिया, फिर तो रोटी सब्जी दी। तो कई बार ऐसा भी होता है कि सेशन में आप लोग बोलते हैं पेरेंट्स को कि इसका लंच लेके आओ और समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल, हम बोलते हैं, क्योंकि हम पहले सिंगल चीज़ ही बोलते हैं, या कोई फ्रूट बोलेंगे या तो कोई सैलेड में से ही कुछ बोलेंगे। जब तक बच्चा उस फूड के साथ कंफर्टेबल ना हो जाए फिर हम नेक्स्ट में जाते हैं। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि फ्रूट और सैलेड जो है वो स्पाइसी नहीं होंगे, उनका अपना ही टेस्ट होगा या कुछ हद तक ब्लेंड होंगे। हाँ, टेस्ट भी कम होता है प्लस क्रंची भी होते हैं, और जब बच्चा च्यू करेगा तो उसकी च्यूइंग भी एनकरेज होगी। ओके, तो उसके बाद जब रोटी सब्जी की बारी आती है तब क्या करते हैं? तब सर उसमें ना हम टेस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि सब्जी का अलग टेस्ट, हर सब्जी का अलग टेस्ट होगा। अच्छा, पहले हम उसमें क्रंचीनेस या प्रेशर ये सब चीज़ें देख रहे थे, अब साथ में उसमें स्वाद भी आएगा। हर सब्जी का अपना टेस्ट होगा, आलू की सब्जी का अलग टेस्ट आएगा, भिंडी की सब्जी का अलग टेस्ट आएगा। तो हम, क्योंकि आलू की सब्जी का सबसे कम टेस्ट होता है, तो हम सबसे पहले आलू से ही स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम एक ओरल सेंसिटिव बच्चे के साथ काम करते हैं। रितिका जी, ये तो आपने काफ़ी अच्छे से हमें समझाया कि एक बच्चा जो बहुत चूज़ी है, क्योंकि वो टेक्सचर को लेके और जो वो महसूस कर रहा है, बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा है, तो वो डर जाता है, घबरा जाता है, कई बार तो वो चीज़ें निगल ही जाता है, खाता नहीं है ढंग से, चू नहीं करता, तो उसकी मसल्स भी बिल्डअप होंगी टाइम के साथ, और उसकी जो है खाने की क्षमता भी बेटर होगी, वो क्रंची चीज़ें भी खा पाएगा, वो टेस्ट भी ले पाएगा, और अल्टीमेटली जो हमारा लास्ट टारगेट होगा कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह खाना खा सके सब्जी रोटी के साथ, वो भी पॉसिबल है। बट इस सारे प्रोसेस में कितना समय लग जाता है लगभग? बच्चे टू बच्चा वेरी करता है सर। इसमें किसी बच्चे में कुछ हफ्तों में ही फ़र्क दिख जाएगा, कुछ बच्चे में महीनों लग जाएंगे, तो कुछ हफ्तों से लेकर के महीनों तक का टाइम लग सकता है। तो इसमें अगर पेरेंट्स घर पे करना चाहें, क्योंकि ये तो काफ़ी टेक्निकल साउंड हो रहा है, हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ रहा है कि जैसे 1 to 10 है तो पहले हम 1 पे जाएंगे, 2 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, कि पहले हमने ब्रशिंग की, फिर उसके बाद ब्रश को भी बाहर किया, फिर ब्रश अंदर लगाया, फिर चीक के बाहर, चीक के अंदर लगाया, यहाँ से साइड में लगाया, उसके बाद हमने सेब खिलाया, सेब कंफर्टेबल हुआ, तब हम चीकू पे गए, फिर हम खीरे पे गए, फिर हम सब्जी पे गए, फिर हम दाल रोटी पे गए अल्टीमेटली। तो ये तो बहुत ही स्टेप वाइज है। तो पेरेंट्स घर में कुछ कराएं या नहीं कराएं, या कराएं तो कैसे कराएं? काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो समझ जाते हैं और जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, पर कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत जल्दी होती है या बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं कि जल्दी से बच्चा सीख जाए या सब कुछ खाना सीख जाए। तो उन बच्चों के साथ हमें ख़ास ख्याल रखना पड़ता है कि सब एकदम से ना कराएं, स्टेप बाय स्टेप चले और जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उन्हें फॉलो करें बस। तो अगर पेरेंट्स जल्दी करते हैं तो उसकी वजह से कभी बच्चे में कोई दिक्कत भी आ जाती है? इससे ये होता है कि हो सकता है कि बच्चा जो खा रहा था अभी तक वो भी ना खाए, उसके मन में और डर बैठ जाए नई चीज़ों को लेकर, तो और नेक्स्ट टाइम जब आप ट्राई करेंगे तो वो खाएगा ही नहीं, मुंह ही नहीं खोलेगा। जिसका तो जो एक्सरसाइज आप करा रहे थे उसके लिए भी वो कोऑपरेट करना बंद कर सकता है। तो इसका मतलब हमें ये चूज़ करना पड़ता है, या
पेरेंट्स को थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ती है या एज ए प्रोफेशनल हमें चूज़ करना पड़ता है कि किसको क्या इंस्ट्रक्शन देनी है? बिल्कुल सर, यही करते हैं और बच्चे की नीड के हिसाब से और पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप इससे आगे ना जाएं, जितना आपको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है अभी उतना ही कीजिए। तो इस तरीके से हम बच्चे के साथ काम करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में रितिका जी ने हमें बहुत अच्छे से समझाया कि जो बच्चे बहुत चूज़ी होते हैं, टेक्सचर को लेके परेशान होते हैं, उनको हम कैसे खाना खिलाएं। उसके लिए हमें पेशेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, एक प्रोफेशनल हेल्प की भी ज़रूरत पड़ेगी और घर में होमवर्क की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगले वीडियो में हम बात करते हैं कि जो बच्चे काफ़ी मोटे हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा खाना खाने लगते हैं, उसके क्या रीज़न्स होते हैं और उसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी कैसे मदद करती है और घर पे क्या किया जा सकता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।